बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट सेल डेथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल डेथ क्या होती है और कितनी किस्म की होती है और उसके क्या फ़वाइद हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं म्यूसिस के डिटेल के हवाले से, ठीक है। म्यूसिस का सारा प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ माइटोसिस का भी प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। और ये आज हमारा जो टॉपिक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो कि सेल डेथ से रिलेटेड है। इसमें सेल डेथ के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसे हम समझने की अब कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सेल डेथ के 2 टाइप्स के नाम एपोप्टोसिस है और नेक्रोसिस है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं एपोप्टोसिस के बारे में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन विच सेल श्रिंक्स undergoes series of changes. Nuclear envelope breaks, chromatin condenses, cell membrane converted into blebs, convert into apoptotic bodies and phagocytosis. अब यहाँ पे मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं। स्टेप बाय स्टेप चेंजेस को अगर हम वन बाय वन समझें तो हमें ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जिसके अंदर सेल जो है ना वो प्लान करता है डेथ के लिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब प्रोग्राम कैसे बनता है, सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल ओवरऑल श्रिंक करता है, ठीक है। जब सेल श्रिंक करता है, सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। साइटोस्केलेटन ब्रेक होने के बाद सेल का न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसइंटीग्रेट होता है। अब जब सेल का न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो सारा बाहर निकल आता है और साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमाटिन में कंडेंस हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं जिनको ब्लेब्स बोलते हैं और ये ब्लेब्स सेल से सेपरेट होकर एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहलाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनने के साथ ही सेल के मुख्तलिफ हिस्से तकसीम हो जाते हैं और सेल की सराउंडिंग में जितने भी सेल्स हैं वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, खा लेते हैं और इस प्रोसीजर को फैगोसाइटोसिस का नाम दिया जाता है। अब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के 2 मराहिल हैं। प्रीवियस लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हमने ये समझा है। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग या सेलुलर ईटिंग भी बोला जाता है। सेलुलर ईटिंग का मकसद क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम मूव करते हैं फर्दर डिटेल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी अक्रेंस देखते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस का अमल स्टूडेंट्स कब होता है? फिंगर्स फॉर्मेशन के दौरान। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनता है और इसको हम मुकम्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नाम देते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले जो हाथ है आपका, ये हैंड बिल्कुल एक सिंगल यूनिट होता है। फिर उसमें एपोप्टोसिस का अमल होता है, प्लांट सेल डेथ होती है और फिंगर्स के दरमियान में, डिजिट्स के दरमियान में जो सेल्स होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके हाथों की उंगलियों के बनने का अमल होता है, ठीक है। इससे समझ आती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ स्प्रेडिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए भी एपोप्टोसिस का अमल होता है। सेल्स प्लान करते हैं उन सेल्स को ख़त्म करने के लिए जो इन्फेक्शन का ज़रिया है या इन्फेक्शन का बाइस है। इन्फेक्शन फैलाने वाले सेल्स के दाएं बाएं के सेल्स प्लान करके उस सेल को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही होती है वो रुक जाती है। नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस। जब जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, जो सेल किसी भी काम के नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको न्यूट्रिएंट इनटेक से रोकने के लिए एपोप्टोसिस का अमल वाक़या होता है। एपोप्टोसिस के ज़रिए वो सेल ख़त्म कर दिए जाते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, जो पुराने हो चुके हैं, जो अपना फंक्शन लॉस कर चुके हैं, जिनके अंदर फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम मूव करते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ। आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि अल्लाह ताला ने जानदारों के जिस्म में एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है जिसकी वजह से डेली बेसिस पे 50 to 70 बिलियन सेल्स डेड होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सेल्स डेड होते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स लेते हैं। और ये सारा जो प्रोसीजर है ये एपोप्टोसिस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो डेड होते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स आते हैं।
यहाँ तक हमने एपोप्टोसिस को डिस्कस किया और उसकी डिटेल को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल डेथ की दूसरी टाइप की तरफ, जिसको नेक्रोसिस का नाम दिया जाता है। बेसिकली इट इज़ एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यूज़। ये दरअसल हादसाती मौत को कहा जाता है। नेक्रोसिस का मतलब किसी हादसे की वजह से किसी सेल या टिश्यू का डेड हो जाना है। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि नेक्रोसिस का अमल कब होता है, इसकी अक्रेंस क्या है। ठीक है, इसकी वजह इंजरी भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई कैंसर जैसी मूजी बीमारी भी हो सकती है, और साथ ही साथ इसकी वजह कम ऑक्सीजन सप्लाई भी हो सकती है, जिसको हम लोग हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी कि डिक्रीज ऑक्सीजन। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स है जिनमें जो है ना नेक्रोसिस का अमल हो सकता है। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बाज़ औक़ात जब हादसात होते हैं, उन हादसा से होने वाले जो ज़ख़म होते हैं, उन ज़ख़मों पे रेशा पीप इकट्ठी होती है। वो दरअसल मुर्दा सेल्स होते हैं। वो पस सेल्स, मुर्दा सेल्स नेक्रोसिस की वजह से ही ख़त्म होते हैं। इसी तरह कोई एक्सीडेंट हो, कोई इंजरी हो, कोई इन्फेक्शन हो और वो बॉडी पे अटैक करे और वो फैलना शुरू कर दे हमारी बॉडी में, जिस्म ज़ख्मी हो जाता है, तो दरअसल जिस्म वाली जगह पर जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज सेल के ख़त्म होने का मकसद दरअसल नेक्रोसिस ही के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद कैंसर के अंदर भी जिस्म के अंदर जो नकारा सेल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इस बीमारी की वजह से, बीमारी के हमले की वजह से एक्सीडेंटल कॉज बनती है और वो सेल डेड हो जाता है। लास्ट वन इज़, जिस सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगी वो एटीपी नहीं बना पाएगा, और जब सेल एटीपी नहीं बनाएगी तो उसकी एनर्जी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, और कोई भी चीज़ एनर्जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। जब किसी सेल के एनर्जी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो डेड हो जाएगा, और इसी तरह से सेल का डेड होना भी नेक्रोसिस ही की वजह से हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्रोसिस का मैकेनिज़्म कैसे होता है। बेसिकली इसके मैकेनिज़्म में फर्स्ट पॉइंट जो है, ख़ास किस्म के एंजाइम खारिज होते हैं सेल की ख़ास ऑर्गेनेल से, जिसको लाइजोसोम बोला जाता है। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेल्स में से एक का नाम लाइजोसोम्स है। लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनेली है। सिर्फ एक इसका वाहिद काम है कि इसके अंदर ख़ास किस्म के इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंजाइम्स लाइजोसोम्स के ब्रेकडाउन होने पर, टूट फूट का शिकार होने पर लाइजोसोम से बाहर निकल आते हैं और अपने टारगेटेड पॉइंट के ऊपर जाके वहाँ पे अटैक करते हैं। अब इनके अटैक करने के रिजल्ट में क्या होता है कि वो जगह, वहाँ मौजूद सेल्स, वहाँ मौजूद टिश्यूज़ डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनका इख्तिताम होना शुरू हो जाता है। अब वो सेल्स जो कि नेक्रोसिस की वजह से डैमेज होते हैं, वो सराउंडिंग सेल्स को भी मुतासिर करते हैं। अब सराउंडिंग सेल्स के मुतासिर होने की वजह दरअसल नेक्रोसिस के नतीजे में डेड होने वाले सेल से निकलने वाले नुकसानदेह कीमियाई मादे हैं। ठीक है, ये मैकेनिज़्म है नेक्रोसिस का कि मुख्तलिफ चेंजेस से गुजरकर एक सेल का एक्सीडेंटल रीज़न की वजह से डेड हो जाना। अब स्पाइडर जब बाइट करे, जब सेल डेड हो जाते हैं, तो ये भी नेक्रोसिस ही की वजह से है। स्पाइडर बाइट जो है और जिस जगह पर उसने काटा है वहाँ पे सेल डेड हो जाना, ये भी नेक्रोसिस की ही एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एपोप्टोसिस एक सिक्वेंशियल सेल डेथ का मेथड है। इसके बरक्स नेक्रोसिस का अमल सिक्वेंशियल नहीं है, लेस सिक्वेंशियल है। एपोप्टोसिस फ्रीक्वेंट प्रोसीजर है, होता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जबकि इसके बरक्स नेक्रोसिस का अमल ख़ास औकात में होता है। जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ या कैंसर जैसी बीमारी ने अटैक किया, तब नेक्रोसिस का अमल होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में नेक्रोसिस का अमल बिल्कुल नहीं होता है। नेक्रोसिस की एक दूसरी वजह यह भी है कि आपके जिस्म के किसी हिस्से पे ज़ख़म लगा, आपने वहाँ पे उस ज़ख़म की केयर नहीं की, उस वूंड की केयर नहीं की, आपने अच्छे से उस वूंड को ट्रीट नहीं किया, तो वहाँ से इन्फेक्शन ने सराउंडिंग सेल पे अटैक करना शुरू कर दिया और उस अटैक के नतीजे में सराउंडिंग सेल भी डेड होना स्टार्ट हो गए। ये भी नेक्रोसिस ही की एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, आज हमने सेल डेथ के बारे में पढ़ा, सेल डेथ क्यों होती है उसके बारे में समझा, इसकी कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि इसकी दो टाइप्स हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस की वजह प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और नेक्रोसिस की वजह एक्सीडेंटल सेल डेथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।